नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नित्यानंद शर्मा। जाति जनगणना पर अब होगी आर पार की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी ने अपना मूड बना लिया है। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसके पीछे है बड़ी वजह। क्या है वो बड़ी वजह, मैं आपको बताता हूं। जाति जनगणना के जनक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये एक ऐसा मुद्दा उठा रखा है जिसकी आंच भविष्य की राजनीति को बदल कर रख देगी। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के शुरू होने के पहले से ही जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर देश की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। उन्होंने लिखा, मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करता देखेंगे। राहुल गांधी का यह संदेश साफ संकेत दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो अगली सरकार ये काम जरूर कर देगी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जब संसद में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी थी, तब से यह मुद्दा कुछ दिनों के लिए दब गया था। लेकिन राहुल गांधी की इस पोस्ट के बाद जाति जनगणना के मुद्दे ने फिर जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाने के पीछे कई सवाल उठते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर इसके पीछे कांग्रेस को क्या फायदा होगा और दूसरा, इससे जातियों को क्या फायदा होगा। इसको समझने से पहले भारत के राजनीतिक इतिहास को थोड़ा समझना होगा। भारतीय राजनीति में समय के साथ मुद्दों में बदलाव देखे गए। आजाद भारत के समय से लेकर आज की वर्तमान स्थिति तक कई ऐसे मुद्दे उठे और खत्म हो गए जिन्होंने अपने दौर में भारी राजनीतिक उथल पुथल मचाई थी। लेकिन दौर किसी भी नेता का हो या दल का, राजनीति पर धर्म और जातियों से जुड़े मुद्दों की पकड़ हमेशा रही है। आजादी के बाद देश की बागडोर कांग्रेस को मिली, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय की राजनीति में मुस्लिम समाज को वोट बैंक बनाने का काम किया गया, जिसमें कांग्रेस ने पूरी तरह सफलता प्राप्त की। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली, देश की प्रधानमंत्री बनी, तब मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के कब्जे में रहा। लेकिन इस दौरान दलितों, आदिवासियों का राजनीति में प्रभाव बढ़ने लगा। बढ़ते प्रभाव के कारण राजनेताओं ने मुस्लिम समाज के साथ दलितों और आदिवासियों को भी वोट बैंक बनाने के काम पर रणनीति और राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन 70-80 के दशक तक आते आते कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगना शुरू हो गई थी और साथ में दो नए वोट बैंक भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का दम रखने लगे थे। मतलब मुस्लिम समाज के साथ एससी और एसटी वोट बैंक तैयार हो चुका था। फिर भी कांग्रेस को कोई भारी टक्कर दे सके ऐसा राजनीतिक दल नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भी कांग्रेस और देश की जिम्मेदारी निभाई। यहां से कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया था। इस बीच 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी ने इन सब से हटकर अपना अलग वोट बैंक बनाने का काम किया। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और वे समाज जो दलित और आदिवासी में नहीं आते, यानी ओबीसी को जोड़कर भाजपा ने अपना वोट बैंक तैयार किया, जिसे हिंदू वोट बैंक कहा जाता है। आज हिंदू वोट बैंक के दम पर भाजपा की ताकत बढ़ने लगी और केंद्र की सत्ता तक उसके हाथ पहुंचने लगे। भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। ये समय गठबंधन सरकारों का था। फिर कांग्रेस ने 10 साल के लिए सत्ता में वापसी की, लेकिन भाजपा ने इस दौरान हिंदू वोट बैंक को मजबूत करते हुए सत्ता पर अपना फिर से कब्जा कर लिया, जो 2014 से लेकर अभी तक लगातार चल रहा है। सिर्फ हिंदू वोट बैंक के दम पर भाजपा को सत्ता मिली,
ऐसा नहीं है, फिर भी यह एक बड़ी वजह जरूर है। कुल मिलाकर राजनीति में मुस्लिम, दलित, आदिवासी के साथ हिंदू वोट बैंक केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का जरिया बना। इस सब के बीच राजनीति में हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए हिंदुओं को कई जातियों में बांट दिया गया। बांटकर अलग की गई जातियों को ओबीसी वर्ग का रूप दिया गया। ओबीसी वर्ग आज के राजनीतिक समय में मुस्लिम, दलित, आदिवासी और बचे हुए हिंदुओं समाज से ज्यादा प्रभावशाली है। भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए और कांग्रेस सत्ता पाने के प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है और कांग्रेस की राजनीति सरकार के कामकाज के विरोध पर टिकी है। लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के कामकाज का विरोध करके सत्ता हासिल नहीं कर पाई। इसीलिए इस बार उसने जाति जनगणना के मुद्दे पर जोर दिया और इसके परिणाम स्वरूप तीसरी बार में 99 सीटों तक पहुंच गई। अब कांग्रेस जाति जनगणना को एक क्रांति की लड़ाई के रूप में लड़ना चाहती है। अगर कांग्रेस अपनी इस लड़ाई में कामयाब होती है तो सत्ता मिलने की गारंटी है या नहीं, इसको तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन भाजपा के 51% वोट प्राप्त करने के सपने को जरूर रोका जा सकता है। भाजपा 51% वोट तभी प्राप्त कर सकती है जब हिंदुओं की सभी जातियों को हिंदुत्व की छतरी के नीचे रखा जाए। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ही यही है कि जाति जनगणना के जरिए हिंदू समाज को बांट कर रखा जाए और बटे हुए हिस्से में सेंधमारी की जा सके। इसीलिए जाति जनगणना को लेकर जो कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और अगर जाति जनगणना हो भी गई तो इसमें सबसे बड़ी जाति या वर्ग जो होगा वो होगा ओबीसी। मतलब इस जाति जनगणना से ओबीसी वर्ग को जितना अधिक फायदा होगा उतना ना दलित समाज को होगा और ना ही आदिवासी समाज को। ये दोनों यानी दलित और आदिवासी समाज फिर ठगासा रह जाएगा। मतलब साफ है कि जाति जनगणना सिर्फ नए वोट बैंक को तैयार करने का एक कदम है, जिसके आगे चलकर गंभीर परिणाम सामने आएंगे। इससे देश को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। एक बात और वह है कि आरक्षण, कोटा और स्पेशल पैकेज से आज तक किसी भी जाति या समाज को कोई बड़ा फायदा हुआ है ऐसा देखने या सुनने को नहीं मिला। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगा तब तक किसी भी समाज का और पूरा देश इनका भला नहीं हो सकता। फिर भी जाति जनगणना का जनक राहुल गांधी को ही कहा जाएगा। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।